क्या रे, दो कौड़ी के कर्नल? तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। अकेला है यहाँ, इसलिए ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना इसी गाड़ी में डाल के तुझे थाने ले जाऊंगा और तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि पूरी जिंदगी वर्दी पहनना भूल जाएगा। Get your hands off him right now! Move up! Go! Go! How dare you touch him! अरे ओ राजू, बहुत हो गया तेरा ये घास छीलने का नाटक। अब ये खुरपी उर्पी किनारे फेंक और इस खेत से बाहर निकल। क्या बात है प्रधान जी, सुबह सुबह आप यहाँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तूने कुछ नहीं किया है, जो करना है अब मैं करूंगा। कान खोलकर सुन ले, ये खेत अब तेरा नहीं रहा, अब ये मेरा है। और ये जो लहलहाती हरी भरी फसल मुझे दिख रही है, ये भी अब मेरी है। आज और अभी मेरे आदमी इस फसल को काटकर मेरे गोदाम में ले जाएंगे। प्रधान जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ये खेत तो मेरे पुरखों की निशानी है। मैं मानता हूँ कि मैंने आपसे अपनी बेटी की बीमारी के वक्त कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन उन चंद रुपयों के बदले आप मेरा पूरा खेत और मेरी मेहनत की कमाई ऐसे कैसे छीन सकते हैं? पैसे समय पर नहीं दिए ना तूने, अब ब्याज पे ब्याज लगकर रकम इतनी हो गई है कि तेरा ये खेत भी कम पड़ जाएगा। इसलिए ज्यादा बकवास मत कर और रास्ता छोड़। प्रधान जी, मैं आपके दोनों हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस 2 दिन का मौका और दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके कहीं ना कहीं से आपके पैसे का इंतजाम कर दूंगा और आपको पाई पाई चुका दूंगा। आप खुद देखिए प्रधान जी, ये फसल अभी पूरी तरह पकी भी नहीं है, ये बिल्कुल हरी है, गेहूं के दाने अभी कच्चे हैं। अगर आप इसे अभी काट लेंगे तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। इस तरह मेरी हरी भरी फसल को मत उजाड़िए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, हम सब भूखे मर जाएंगे साहब। मुझ गरीब पर रहम खाइए प्रधान जी। साहब, आप चाहे तो आज मेरी जान ले लीजिए, मुझे यही इसी खेत की मिट्टी में गाड़ दीजिए, लेकिन मैं आज अपनी इस हरी भरी फसल को किसी भी कीमत पे कटने नहीं दूंगा। ये मेरे बच्चों का निवाला है, मैं इसे लुटने नहीं दूंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देगा? अभी रुक जा, तेरी सारी नेतागिरी और तेरी सारी अकड़ मैं अभी निकालता हूँ। जय हिंद दरोगा साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है प्रधान जी, सब ठीक तो हैं? सुबह सुबह कैसे हमारी याद आ गई? दरोगा साहब, गांव का 1-2 कौड़ी का किसान आज कुछ ज्यादा ही कद दिखा रहा है। मेरे जायज काम में रुकावट बन रहा है और मरने मारने पे उतारू है। आप अभी के अभी अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ आइए। बाकी की बात मैं आपको यहाँ आने के बाद बताऊंगा कि इस कीड़े का क्या इलाज करना है। ए जवानों, जल्दी उठो और अपनी बंदूकें उठाओ। आज प्रधान जी ने एक बढ़िया शिकार पकड़ा है, लगता है आज का हमारा खर्चा पानी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। चलो गाड़ी निकालो। वाह, क्या शानदार गाड़ी आई है, बिल्कुल चमचमाती हुई। हाँ, अब यूपी पुलिस की शान बढ़ेगी।
अरे गाड़ी रोको 1 मिनट, मैं जरा प्रधान जी से पूछ तो लूं कि वो आखिर हैं कहाँ और हमें किस तरफ जाना है। प्रधान जी, हम लोग गांव की सीमा पे आ गए हैं, आप कहाँ पे हैं? दरोगा जी, आप पक्के रास्ते से मत आइएगा, उधर ट्रैक्टर फंसा हुआ है। आप ऐसा कीजिए, पक्की सड़क से सीधे हाथ की तरफ पगडंडियों से होते हुए एक कच्चा रास्ता आ रहा है, उसी रास्ते पे गाड़ी डाल लीजिए, वो सीधा मेरे पास खेत में ही निकलेगा। प्रधान जी, पगडंडी का रास्ता तो बहुत संकरा और उबड़ खाबड़ होता है, क्या हमारी इतनी बड़ी बोलेरा वहां से निकल पाएगी? अरे बिल्कुल निकल आएगी दरोगा जी, आप बस गाड़ी मोड़ लीजिए। चलो भाई, थोड़ा आगे चल के सीधे हाथ पे एक पगडंडियों वाला कच्चा रास्ता दिखेगा, गाड़ी उसी तरफ मोड़ लेना। जल्दी चलो और तेज रफ्तार बढ़ाओ। क्या हुआ प्रधान जी, क्या बात है? कौन है वो माई का लाल जो आपके काम में रुकावट बन रहा है? यही है वो 2 कौड़ी का किसान दरोगा जी, ये मुझे मेरे ही खेत में काम नहीं करने दे रहा है, बहुत जुबान लड़ा रहा है। साहब, आप ही मुझे न्याय दिलाइए, ये प्रधान जी मेरी हरी भरी फसल को जबरदस्ती काटने के लिए कह रहे हैं। ये खेत मेरा है साहब, मैंने खून पसीना एक करके ये फसल उगाई है। आप खुद देखिए, ये गेहूं अभी पके भी नहीं है, तो क्या गलत कह रहे हैं प्रधान जी? तुमको अपनी औकात दिखाई नहीं दे रही है? वो कौन है जानते हो? गांव के प्रधान है वो, जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर तुमने उनके काम में टांग अड़ाई तो मैं सिर्फ तुम्हारी फसल ही नहीं कटवाऊंगा, बल्कि तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवाकर उसे भी मिट्टी में मिला दूंगा। साहब, भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मेरे परिवार, मेरी रोजी रोटी, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत सब यही है। अगर ये फसल कट गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे साहब, कृपया करके प्रधान जी को रोक लीजिए। तुम सब किसानों की यही एक ही घिसी पिटी कहानी है, काम कुछ करना नहीं, और जब कोई वसूली करने आए तो रोना धोना शुरू कर देते हो। चल प्रधान जी, तुम अपने आदमियों से फसल कटवाओ, मैं देखता हूं कौन रोकता है। क्या हुआ जवान, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? साहब, आगे गांव की बसावट शुरू हो गई है और रास्ता बहुत ज्यादा पतला है। हमारा ये बड़ा आर्मी ट्रक गांव की इन पतली और घुमावदार गलियों से नहीं निकल पाएगा, गाड़ी फंसने का डर है। तो फिर अब कैसे जाएंगे? आगे जाने का कोई और रास्ता बताओ। साहब, वो देखिए, पक्की सड़क से कटकर एक पगडंडी जा रही है। अगर हम इस रास्ते से होते हुए खेतों के बीच से निकल जाएं, तो ये रास्ता आगे जाके वापस पक्की सड़क में मिल जाएगा। ठीक है, ट्रक को उस पगडंडी की तरफ मोड़ लो और सावधानी से चलना।
जरा बाहर उस खेत की तरफ देखिए, वहाँ कुछ लोग और कुछ पुलिस वाले मिलकर एक अकेले और निहत्थे किसान को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ये मंजर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। चलो आगे चल के अपनी गाड़ी रोको। तुम अभी यही गाड़ी में रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ कि वहाँ असल में क्या चल रहा है और एक पुलिस वाला कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहा है। ठीक है साहब, अगर कोई भी बात हो तो बस एक आवाज दे दीजिएगा। साहब मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। ये लोग बहुत ताकतवर और जालिम हैं। ये मेरी इस कच्ची और हरी भरी फसल को जबरदस्ती काटना चाहते हैं। साहब अगर ये फसल कट गई तो मैं और मेरे बीवी बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, हम सब भूखे मर जाएंगे। आप रोइए मत और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं बात करता हूँ इनसे। क्या बात है साहब, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपका काम लोगों की रक्षा करना है, फिर आप सब मिलकर इस गरीब किसान की फसल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं और इसके साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं? तू कौन होता है बे हमारे बीच में बोलने वाला? अपना रास्ता नाप और यहाँ से चलता बन। क्या बे, तुझे क्या लगता है तूने आर्मी की वर्दी पहन ली है तो तू खुद को इलाके का राजा समझ रहा है? ज्यादा देशभक्ति मत दिखा, चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ और निकल यहाँ से। क्या रे, दो कौड़ी के कर्नल, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। अकेला है यहाँ इसलिए ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना इसी गाड़ी में डाल के तुझे थाने ले जाऊंगा और तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि पूरी जिंदगी वर्दी पहनना भूल जाएगा। Get your hands off him right now! How dare you touch him? I will end you right here. You will not lay a hand on him! क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, इसे सबक सिखाना होगा। अरे कर्नल साहब और ड्राइवर को गए हुए बहुत देर हो गई, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? जरा बाहर देखो क्या बात है। जवानों, अटैक फॉर्मेशन! कर्नल साहब मुसीबत में हैं, सभी बाहर निकलो। मूव अप, गो गो। फ्लैंक राइट, कीप मूविंग। हथियार नीचे डालो वरना भून कर रख देंगे। रुको तुम लोगों, तुम पुलिस पर हथियार नहीं तान सकते। मैं अभी अपने साहब को फोन करता हूँ, वही तुम्हें तुम्हारी औकात बताएंगे। एसपी साहब मुझे बचा लीजिए साहब, मैं यहाँ गांव में ड्यूटी पे आया था और यहाँ कुछ आर्मी वालों ने बिना किसी बात के मुझे घेर लिया है। एसपी साहब मुझे बचा लीजिए साहब, मैं यहाँ गांव में ड्यूटी पे आया था और यहाँ कुछ आर्मी वालों ने बिना गए उन्होंने मुझ पर हमला किया, मुझे बुरी तरह पीटा और अब मुझ पर और मेरी टीम पर बंदूकें तान कर खड़े हैं। साहब हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है, आप जल्दी से भारी फोर्स लेकर यहाँ आ जाइए। Move quickly, everyone out! Go, go, secure the perimeter now. Fan out across the field. This way, fan out. Go, go, go. साहब आप खुद देखिए इन लोगों की गुंडागर्दी। मैं तो यहाँ बस शांति से अपना काम कर रहा था, तभी इन आर्मी वालों ने आके मुझे गालियां दी। इस आदमी ने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे धक्का दिया और मुझ पर ये हथियार तान दिए। साहब इन्होंने पुलिस की वर्दी का घोर अपमान किया है। इन सबको जेल में डाल दीजिए। कर्नल साहब,
ये सब क्या नाटक चल रहा है? आप भारतीय सेना के अधिकारी हैं और आप इस तरह सरेआम एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर पर हमला कैसे कर सकते हैं? क्या आप देश के कानून को नहीं मानते? एसपी साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लें। आपका ये दरोगा सफेद झूठ बोल रहा है, सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। पुलिस वाले अंकल, मेरे पापा और ये आर्मी वाले अंकल बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये दरोगा अंकल बहुत गंदे हैं, इन्होंने ही मेरे पापा को मारा है। चलिए। बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस प्रधान के चंद रुपयों के लालच में आके अंधा हो गया था। मुझ पे रहम खाइए, मुझे जेल मत भेजिए, वरना मेरे बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे साहब। एसपी साहब, मुझे भी माफ कर दीजिए। राजू के इन हरे भरे खेतों और इसकी शानदार फसल को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, मैं शैतान बन गया था साहब। मुझे माफ कर दीजिए, मैं राजू के सारे कर्जे माफ कर दूंगा, बस मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाइए। अब इन मगरमच्छ के आंसुओं का मेरे सामने कोई फायदा नहीं है। जब तुम दोनों इस गरीब और बेबस किसान की खून पसीने से सींची गई इस हरी भरी फसल को अपने जूतों तले रौंद रहे थे, तब तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारा ज़मीर कहां मर गया था? तुमने न सिर्फ इस गरीब पर जुल्म किया है, बल्कि खाकी वर्दी और गांव के प्रधान के पवित्र पद दोनों को कलंकित किया है। इन दोनों को हथकड़ी पहनाओ। इन पर एक गरीब किसान को प्रताड़ित करने, जबरन जमीन हड़पने और ड्यूटी पर तैनात एक भारतीय सेना के अफसर पर जानलेवा हमला करने का संगीन मामला दर्ज करो। इन्हें सीधा हवालात में डालो। गेट देम इन द व्हीकल नाउ। नो, व्हाट आर यू डूइंग? लीव मी अलोन। कर्नल साहब, मैं अपने विभाग की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आपकी और इस छोटी सी बच्ची की वजह से आज पुलिस महकमे का एक भ्रष्ट अफसर पकड़ा गया और एक गरीब का घर उजड़ने से बच गया। माफी की कोई जरूरत नहीं है साहब। वर्दी चाहे आर्मी की हो या पुलिस की, हमारा पहला फर्ज अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना ही है। बेटे, आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है, उससे तुम्हारे पिता की जीवन भर की मेहनत बच गई। हमेशा ऐसे ही निडर रहना। Move out! Forward! Forward! It wasn't just me, he was involved too. Please, I beg you, let us go. We'll pay anything. लिखा है। शर्मा सर ने कॉपी ली और कुछ पन्ने पढ़ने लगे। कमरे में पूरी खामोशी थी। कुछ देर बाद उन्होंने चश्मा उतारा और कल रिहर्सल में तुम भी मंच पर आकर यह भाषण पढ़ोगे। विवेक को विश्वास ही नहीं हुआ। सच में सर? हाँ, शर्मा सर मुस्कुराए। लेकिन याद रखना, मंच पर सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा। अगले दिन स्कूल में 15 अगस्त की रिहर्सल थी। पूरा मैदान सजाया जा रहा था। कहीं तिरंगे लगाए जा रहे थे, कहीं मंच पर माइक की जांच हो रही थी। बच्चों में उत्साह भी था और थोड़ा एक ने विवेक को देखते ही कहा, अरे देखो, हमारा बड़ा नेता आ गया। दूसरा बोला, आज मंच पर भाषण देगा, पहले जूते तो देखो इसके। सब हंसने लगे। विवेक का चेहरा थोड़ा झुक गया, पढ़ने लगा। शब्द अच्छे थे, लेकिन साफ लग रहा था कि उसने उन्हें सिर्फ याद किया था। टीचर्स ने ताली बजाई। फिर एक एक करके 2 और बच्चों ने भाषण दिया। आखिर में 2 लाइन में भूल जाएगा। विवेक ने माइक को थोड़ा नीचे किया। एक पल के लिए उसने आंखें बंद कीं। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, थकी हुई आंखें, मेहनत से भरे हाथ। फिर उसने बोलना शुरू करने लगा। वह बोलता गया अपने गांव के बारे में, गरीब बच्चों के सपनों के बारे में और उन मां बाप के बारे में जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पूरा मैदान अब बिल्कुल शांत। कुछ सेकंड तक मैदान में खामोशी रही। फिर अचानक पीछे से तालियां बजने लगीं। धीरे धीरे पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। विवेक ने नीचे देखा। प्रिंसिपल शर्मा सर खड़े होकर ताली बजा रहे थे। अगस्त के मुख्य कार्यक्रम में भाषण विवेक देगा। पूरा मैदान फिर तालियों से गूंज उठा। विवेक को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि 15 अगस्त के दिन उसके भाषण को सुनने आया गया था।
मंच के सामने कुर्सियां लगी थीं और गांव के कई लोग भी कार्यक्रम देखने आए थे। विवेक सुबह जल्दी उठ गया था। उसने अपनी वही पुरानी यूनिफॉर्म पहनी जिसे उसकी मां कमला स्कूल पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। इस बार कार्यक्रम में जिले के शिक्षा अधिकारी श्री राजीव वर्मा भी मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। कार्यक्रम शुरू हुआ, झंडा फहराया गया, मैदान उसकी तरफ देखने लगा। विवेक के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मंच पर चला गया। उसने माइक पकड़ा और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज हम सब आजादी का जश्न मनाया जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते, और उस सपने के बारे में बताया जो हर गरीब बच्चे की आंखों में होता है। उसकी आवाज में सच्चाई थी। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। अंत फिर अचानक जोरदार तालियां गूंज उठीं। मुख्य अतिथि राजीव वर्मा भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने विवेक को अपने पास बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने घोषणा की, आज से विवेक की आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हमारी संस्था उठाएगी। उसकी फीस, किताबें और पढ़ाई का पूरा खर्च हम देंगे। पूरा मैं बना चुका है। उस दिन के बाद विवेक की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी अपनी शुरुआत नहीं भूली। सालों बाद पढ़ाई पूरी करके विवेक एक अधिकारी बना और उसने अपने